हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में मैं आपको आईसीटी से रिलेटेड यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन कराऊंगा, जिनको जानने के बाद आप इनसे रिलेटेड जो बड़े प्रश्न आते हैं उनको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न हैं और इनको जान लेने से आपको कंप्यूटर के बेसिक के बारे में भी जानकारी हो जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि आईसीटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के हर क्षेत्र से क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ इंटरनेट वेब ब्राउजर या सर्च इंजन से रिलेटेड मिलेंगे, फिर कुछ और भी अवधारणाओं से मिलेंगे, जैसे वायरस क्या होता है, फिशिंग क्या होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फुल फॉर्म से बारे में पूछा गया हो, क्योंकि देखिए कभी कभी आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ ऐसे आईसीटी से रिलेटेड टर्म होते हैं जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। वो शॉर्टकट में लिखे होते हैं और आपको उसका फॉर्मूला। उसके बाद फिर देखिए इसमें ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्या रहता है कि इन्हीं टर्म को क्या किया जाता है, ब्रॉड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ के बड़ा प्रश्न बना दिया जाता है और फिर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। तो आइए एक एक करके इन सबको देखा जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज श्रेणी कौन सी होती है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उनको कई भागों में बांटा गया है और मैंने जब आपको कंप्यूटर वाली क्लास करवाई थी तो उसमें सारा चीज बताया था। तो देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जनरली उनको देखिए कहीं कहीं देखेंगे आप 2 भागों में लिखा रहता है, कहीं कहीं देखेंगे 3 भागों में लिखा रहता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरी जो होती है कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में मेनली क्या होता है, रैम और रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसी मेमोरी होती हैं जो जैसे देखिए सीडी ड्राइव, डीवीडी, उसके बाद देखिए हार्ड डिस्क, उसके बाद देखिए एसएसडी, पेन ड्राइव। ठीक है, तो फ्लॉपी, ये सब किसमें आती हैं, सेकेंडरी में आती है। और कैश मेमोरी जो होती है वो ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास होती है, वो कंप्यूटर की स्पीड के लिए बहुत ही जरूरी होती है। बहुत ही देखिए अब इसमें 3 मेमोरी के 3 टाइप से मेमोरी होती है। आप देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये मेमोरी सबसे तेज कौन सी होती है। देखिए ये जो मेमोरी होती है, ये जो रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी होती है और ये जो रैम होती है ये अस्थाई मेमोरी। जैसे रोम को कहा जाता है अस्थाई मेमोरी, ठीक है, और इसको कहा जाता है अस्थाई मेमोरी। बाकी ये जो है सब सेकेंडरी है, यानी ये अलग से इस्तेमाल होती हैं और ये जो मेमोरी होती हैं सब अस्थाई मेमोरी के प्रकार होते हैं। यानी इनमें कोई भी डाटा आप रखेंगे तो आपका बहुत समय तक स्टोर रहेगा, पड़ा रहेगा, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। और ये जो कैश मेमोरी होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, यह भी अस्थाई मेमोरी होती है और इसका जो काम होता है वो कंप्यूटर की स्पीड को, प्रोसेसिंग को तेज करना होता है। तो इन तीनों मेमोरी में देखिए सबसे तेज जो होती है ये होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर देखिए क्या आता है, रैम का स्थान आता है। ठीक है, आप देखिए उसी के आधार पर इसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज श्रेणी कौन सी होती है। तो देखिए रैम जो है एक अस्थाई मेमोरी, इसकी भी स्पीड होती है, काफी होती है, क्योंकि अगर किसी सिस्टम का रैम अगर अच्छा रहेगा तो आपका सिस्टम सही चलेगा। दूसरा दिया गया है कैश मेमोरी, तीसरा दिया गया है हार्ड डिस्क और चौथा दिया गया है सीडी रोम। तो देखिए हार्ड डिस्क और सीडी रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है और इनसे स्पीड से लेने से कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये किसी काम को करने के बाद चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सीडी रोम। और ये दोनों जो है ये आपके कंप्यूटर की स्पीड से रिलेटेड होती हैं, कंप्यूटर की गति से रिलेटेड होती हैं, जिसमें देखिए कैश मेमोरी जो है सबसे तेज होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी
जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी होगा कैश मेमोरी। तो देखिए कैश मेमोरी का व्याख्या देख लेते हैं कि कैश मेमोरी देखिए सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के बहुत करीब होती है। यह अक्सर प्रोसेसर और रैम के बीच एक पुल की तरह कार्य करती है और बार बार उपयोग होने वाला डेटा को स्टोर करती है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाती है। यानी देखिए कहां पर होती है, प्रोसेसर और रैम के बीच में, यानी जो कैश मेमोरी होती है प्रोसेसर और रैम के बीच में होती है। तो ये देखिए एक पुल का काम करती है और आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाती है। तो कभी कभी देखिए यही क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की ये सब मेमोरियां दी रहेंगी और इसमें पूछेगा कि सबसे तेज कौन सी है, तो उसको उच्च से निम्न स्तर पर क्रम से लगाइए। तो आपको अगर ये सारी चीजें पता रहेंगी तो आप आराम से लगा लें। ठीक है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही ढेर सारी चीजों दे देंगी आपको और आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होती है, कुछ आउटपुट डिवाइस होती है। ये सारी चीजें देखिए मैंने कंप्यूटर वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कुछ इनपुट डिवाइस का नाम दिया रहेगा, कुछ आउटपुट डिवाइस का। इनपुट का मतलब कि ऐसे डिवाइस, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिससे हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए निर्देश देते हैं। ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है कि जिससे कंप्यूटर को दिया गया निर्देश हमको वापस रिजल्ट के रूप में मिलता है। यानी हम जो काम कंप्यूटर से करने के लिए कहते हैं वो सब क्या हो जाता है, इनपुट में आता है। जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया और वो चीज हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले हुआ, तो ये क्या हो गया, यानी हमने कीबोर्ड से कुछ लिखा तो ये इनपुट हो गया। और आउटपुट का मतलब हमारे मॉनिटर पे वो चीज दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे माउस से हमने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है उसको हमने ओपन किया और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे माउस से तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। और आउटपुट के माध्यम से जब वो प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो इसी तरीके से ढेर सारे डिवाइस का नाम दिया रहेगा आपके एग्जाम में और उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो प्रिंटर होता है वो देखिए क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि प्रिंटर से हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, यानी कंप्यूटर हमको उस चीज को हमें देता है, यानी हम जब इनपुट देंगे तब देगा। स्कैनर भी देखिए क्या है और इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर देखिए ये आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। यानी देखिए इसमें हमारा प्रिंटर जो है वो आउटपुट है, स्कैनर देखिए क्या है, इनपुट है। यानी स्कैनर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब आप कोई फॉर्म भराने जाते हैं, सिग्नेचर और फोटो जब दुकान वाले को देते हैं तो वो क्या करता है, स्कैनर पर आपका रखता है और उसको स्कैन करने के बाद अपने कंप्यूटर में लोड कर लेता है, फिर आपके फॉर्म में उसको फिलअप कर देता है। तो देखिए ये बाकी मॉनिटर में हमें चीजें क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। ये देखिए क्या है, आउटपुट है। स्पीकर से देखिए हमें आवाज सुनाई देती है, हम म्यूजिक सुनते हैं, ये क्या है, आउटपुट है। तो देखिए ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। इसमें से स्कैनर जो है वो क्या है, इनपुट है। उसी तरह से कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, स्कैनर। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी कागजी दस्तावेज या चित्र को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग कब करते हैं, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फोटो को, सिग्नेचर को कंप्यूटर में ले जाने के लिए करते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस हैं, जबकि स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। जैसे देखिए आप लोग जब बैंक में खाता खुलाते हैं तो खाता खुलाते समय आप एक फॉर्म भरते हैं और फॉर्म पे आपका सिग्नेचर कराया जाता है, फोटो लगवाई जाती है। तो वही फॉर्म का फोटो जो है या सिग्नेचर आपके कंप्यूटर में, अकाउंट में
क्या किया जाता है, अपलोड कर दिया। जब जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो आपका वही मिलाते हैं कि वो फोटो जो है वो आपसे मैच कर रहा है कि नहीं, आपका सिग्नेचर आपसे मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इसका काम होता है। ठीक है, चलो आप देखिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जब मैंने ईमेल के बारे में आप लोग को पढ़ाया था तो ईमेल के फॉर्मेट के बारे में मैंने बताया था। ईमेल का देखिए इस्तेमाल किस लिए होता है, किसी मैसेज को भेजने के लिए। ये क्या है कि पहले की जो परंपरागत तरीके से किसी को सूचना भेजी जाती थी पत्र के माध्यम से, तार के माध्यम से, उसी का क्या है, डिजिटल रूप है। यहाँ पर कोई भी मैसेज किस रूप में भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कैसे भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से। तो देखिए मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें कुछ कॉलम होते हैं जिनको उपयोग किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट आपको मिलेगा देखने में। आप देखिए जैसे यहाँ सबसे ऊपर टू लिखा होता है। टू का मतलब होता है कि आप जिसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं, मेल भेजना चाह रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर देखिए इसके नीचे सीसी लिखा रहता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इसी मैसेज को कुछ और लोगों को भी भेजना चाहते हैं, आप दोबारा लिखना नहीं चाह रहे हैं, यही सारी चीज, ये सारी चीजें आपने एक बार लिख ली। अब आप सोच रहे हैं कि एक मेन व्यक्ति है जिसको भेजना चाहते हैं उसको भी भेज दे और कुछ और लोगों को भी इसकी कॉपी भेज दे। तो उसमें देखिए सीसी वाले में दूसरे व्यक्ति का भी ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ किसका ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, जिसको आप मेनली भेजना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपने ये मैसेज इनको भेजा है, तो उनका देखिए ईमेल आईडी कहाँ लिख देंगे, सीसी वाले में। इसके अलावा देखिए एक नीचे दिया गया था बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है कि आप ये जो ईमेल भेज रहे हैं एक ऐसे आदमी को भेजना चाह रहे हैं जो इन दोनों लोगों को पता न चले कि ये जो है इनको भी भेजा गया है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और फिर यहाँ देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी आप जो मैसेज लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है। और फिर यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखते हैं, फिर लास्ट में अपना जो है आप नाम लिखते हैं, रिगार्ड्स लिखते हैं, ये सब होता है। इस तरीके से देखिए फॉर्मेट होता है। तब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि सीसी का फॉर्म क्या होता है। तो सीसी का क्या अर्थ होता है, सीसी का मतलब अभी मैंने बताया कार्बन कॉपी। देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया, सेंट्रल कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉमन कंटेंट, कंप्यूटर कॉपी। तो देखिए जब अभी मैंने बताया तो उसके आधार पर देखिए सेंट्रल कॉपी नहीं होगा, कॉमन कंटेंट नहीं होगा, कंप्यूटर कॉपी नहीं होगा, क्या होगा, कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपको ईमेल का फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं कि ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है। देखिए ये ईमेल का देखिए फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए एक मेल लिखा गया है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर टू दिया गया है, रेसिपिएंट्स यानी किसको मैसेज भेजा जा रहा है। फिर नीचे देखिए सीसी लिखा गया है, ये कार्बन कॉपी है। फिर नीचे लिखिए बीसीसी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी लिखी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे पे सब्जेक्ट दिया गया है कि आपका जो मैसेज है उसका सब्जेक्ट क्या है, किस लिए मैसेज भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सैल्यूटेशन यानी आप किसको भेज रहे हैं, डियर सर, मैडम, रेस्पेक्टेड सर, तो ये सब लिखा रहता है। और फिर आपके बाद यहाँ पर नीचे मैसेज लिखा रहता है और फिर मैसेज के नीचे फिर आपका नाम, योर फैथफुली या योर सिंसियरली, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ईमेल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, कार्बन कॉपी। तो देखिए ईमेल में सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। इसका उपयोग अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजने के लिए किया जाता है। वे मुख्य प्राप्तकर्ता की तरह ही ईमेल देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि ये उसी की कॉपी दूसरे लोगों को भी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको शॉर्टकट में सीसी लिखा जाता है। ठीक है, आप देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। ये देखिए HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है देखिए नियम, किसी काम को करने का तरीका। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए होते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो उसको इसमें बताया जाता है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ दिया गया है। पहला देखिए दिया गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा दिया गया देखिए हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम।
हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए ये जो प्रोटोकॉल होता है HTTP, ये देखिए हम लोग को इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर किया जाता है। यानी हम जब इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट को खोलते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल होता है। देखिए जब आप कभी भी कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो आप गौर करेंगे कि जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके पहले देखिए HTTPS लिखा रहता है, फिर ऐसे 2 स्लैश रहता है, फिर उसके बाद देखिए www. अब चाहे आप जो कुछ भी खोलें, जैसे yahoo.com, इस तरीके से आपका ये खुलता है। यानी किसी भी वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसी का उपयोग किया जाता है। यानी इसके बाद ही आपका देखिए वो जो है वेबसाइट ओपन होगी, इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना वेबसाइट का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, फिर अगले का ट्रांसफर और P का मतलब प्रोटोकॉल। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका राइट ऑप्शन है। बाकी जो ये चीजें हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इससे आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखा देता हूं। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। देखिए ये क्या होता है, HTTP देखिए क्या मैंने बताया, एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब ब्राउजिंग के दौरान क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। यानी ये तभी इस्तेमाल होगा जब आप वेब ब्राउजिंग करेंगे, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्लाइंट यानी आप जो चीज जानना चाहते हो और उस सर्वर से जो चीजें जानना चाहते हो उसके बीच वो डाटा ट्रांसफर करके और आपको उस चीज को बताता है। तो देखिए यह वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है WWW, इसको इसी का मूल प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बगैर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं आपको एक बार इमेज में दिखा दे रहा हूं कि कैसे ये होता है। देखिए जब हम कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो देखिए उसके पहले यहां क्या लिखा गया है, HTTPS, ऐसे देखिए 2, उसके बाद स्लैश www.google.com। तो इस तरीके से देखिए HTTP आपका इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें इसी तरीके से सबसे पहले लिखा होता है और लिखने के बाद ही तब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए HTTP का उदाहरण था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये देखिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये भी मैंने आप लोग को कंप्यूटर वाली क्लास में पढ़ाया था। अगर आप लोग इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्लास मैंने UGC नेट वाले पेपर में आपकी कराई है उन सबको अच्छे से देख लेंगे तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है फिशिंग किससे संबंधित है। एक तरह से फिशिंग का मतलब दिमाग में आएगा क्या कि मछली पकड़ना, ठीक है। तो फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना नहीं होता, ये कंप्यूटर के सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो देखिए इसमें लिखा गया है पहला ऑप्शन समुद्री जीव, दूसरा लिखा गया है कंप्यूटर वायरस, तीसरा लिखा गया ऑनलाइन धोखाधड़ी और चौथा दिया गया है डाटा एंट्री। तो देखिए ये भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति के कंप्यूटर को हैक किया जाता है और उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है कि इसका नुकसान करना है। तो देखिए फिशिंग किससे संबंधित है, समुद्री जीव नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है, बल्कि क्या है एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का रूप है और जिसमें क्या किया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो है ठगा जाता है, उसका नुकसान किया जाता है, ठीक है। तो डाटा एंट्री भी नहीं, ऑनलाइन धोखाधड़ी का प्रकार है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उत्तर सी होगा ऑनलाइन धोखाधड़ी। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। फिशिंग देखिए एक साइबर अपराध है जिसमें धोखेबाज व्यक्ति ईमेल या वेबसाइट के जरिए उपयोगकर्ताओं से उनकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल चुराने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को भ्रमित कर उसकी संवेदनशील जानकारी को चुराना होता है। कभी कभी देखिए किसी किसी के ईमेल पर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा मैसेज आता है
कि आप इस लिंक को ओपन करिए, आप इतना प्राइज जीत जाएंगे, आपने इतना प्राइज जीत लिया है, आप अपनी बैंक डिटेल इसमें भरिए और आपको पुरस्कार दे। जैसे ही आप अपनी बैंक डिटेल इसमें भरेंगे, आपके बैंक खाते से पैसा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो काम है ये किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फुल फॉर्म से भी रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ISP का पूरा नाम क्या है। देखिए ये फुल फॉर्म है ISP। तो ISP का मतलब होता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी हम जिस भी कंपनी का मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं तो उनके द्वारा हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो वो जैसे हो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, BSNL हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमको इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। तो उसी का देखिए फुल फॉर्म है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दूसरा दिया गया इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल। तीसरा दिया गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और चौथा दिया गया है इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोटोकॉल। तो इसका मैंने मतलब क्या बताया कि ऐसे कंपनियां, ऐसे संस्थान जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सेवा जो हमको प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा इसका फुल फॉर्म। इसकी व्याख्या देखिए क्या है, ISP वह कंपनी या संगठन होता है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। जैसे देखिए अभी मैंने बताया BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि। ठीक है, तो ये जो कंपनियां हैं ये हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, मॉडेम क्या है, मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए ये भी मैंने आप लोग को अपनी क्लास में पढ़ाया है। मॉडेम क्या काम करता है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया, डेटा संग्रह करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, स्क्रीन पर आउटपुट देता है। देखिए मॉडेम का उपयोग आप लोग देखे होंगे कि जहां कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है तो वहां पर देखिए एक मशीन का बॉक्स लगा होता है। तो उस बॉक्स का काम क्या होता है कि टावर से सिग्नल को लेना और उस सिग्नल को फिर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। तो वो मॉडेम यही काम करता है। उसी प्रकार देखिए पहले कुछ समय पहले भी जो छोटे छोटे पेन ड्राइव जैसे मॉडेम आया करते थे इंटरनेट यूज करने के लिए, और उसको लोग अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगाते थे और उस कंपनी की जो इंटरनेट सेवा को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे बंद हो गई हैं। आप लोग मॉडेम का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि अब तो वाईफाई का सिस्टम आ गया है, ब्लूटूथ सिस्टम आ गया है, फाइबर का सिस्टम आ गया है। तो इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जो लोग अपने घर में या संस्थान में ये इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां पर देखिए एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का लगा होता है। बाकी मोबाइल में इसकी जरूरत नहीं रह गई अब, लेकिन ज्यादा उच्च स्तर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए बड़े स्तर पर तो इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए नहीं किया जाता है, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए नहीं किया जाता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए आंसर सी होगा। ये क्या काम करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, देखिए मॉडेम का कार्य डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच परिवर्तन करना है, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, जिससे कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच संचार संभव हो सके। ठीक है, देखिए पहले लोग क्या करते थे कि BSNL कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते थे, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए टेलीफोन की लाइन ही आती थी, उसी लाइन से बात भी होती थी और इंटरनेट भी चलता था। तो ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता था, यही मॉडेम करता था। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर का आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि Ctrl+C किसके लिए शॉर्टकट की है, यानी ये कौन सा काम करने के लिए शॉर्टकट रूप में उपयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ लिखा गया है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल का मतलब ये फंक्शनल की है और सी जो आपके कीबोर्ड में लिख, तो इसको कब लिखा जाता है, इसकी उपयोगिता कब है, तो यहाँ पूछा जा रहा है सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए। देखिए सेव करने के लिए जो होता है कंट्रोल यस होता है, कंट्रोल प्लस यस होता है। कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस सी का। पेस्ट करने के लिए देखिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस भी का। और कट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स का। तो ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैंने बताया आप लोग को, तो कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, सेव करने के लिए नहीं, पेस्ट करने के लिए नहीं, कट करने के लिए नहीं, बल्कि किस करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी मैंने बता ही दिया आप लोग को कि हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हमको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना है, कोई कुछ भी कॉपी करना है अपने कंप्यूटर से या सिस्टम से, तो क्या करेंगे, उसको माउस से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्लस सी बटन दबाएंगे तो वो चीज कॉपी हो जाएगी और फिर उसको हम जहां ले जाकर रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वहां पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे, वो चीज वहां पर चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए इसका क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट का एक उपयोग है, किसी भी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कराते हैं, कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट है हमको अपने मोबाइल में लेना है, या हमारे मोबाइल से किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उस जहां पर रखना है उसको वहां पर पेस्ट कर देंगे, तो वहां पर चला जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, लैन का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये देखिए क्या है, नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म है, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। पहला देखिए दिया गया लोकल एक्सेस नेटवर्क, दूसरा दिया गया है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, तीसरा दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क और चौथा दिया गया है लिमिटेड एरिया नेट। तो देखिए ये जो है लैन जो है ये नेटवर्किंग का एक छोटा रूप है और ये छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जाने वाला एक नेटवर्किंग का प्रारूप है। जैसे देखिए इसमें कई प्रकार के नेटवर्क के प्रकार होते हैं, जैसे देखिए वैन होता है, पैन होता है, ठीक है, मैन होता है, फिर उसके बाद लैन होता है। देखिए वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़े विस्तृत से पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल जो है नेटवर्क होता है, वो उस चीज को ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद देखिए मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी एक पूरे शहर का नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब होता है कि स्थानीय नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लोकल एक्सेस नेटवर्क नहीं होगा, लॉन्ग एरिया नेटवर्क नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेट भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो अभी मैंने बता ही दिया कि क्या होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क। आप देखिए लैन एक सीमित क्षेत्र, जैसे किसी कार्यालय या स्कूल में, जैसे देखिए घर में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑफिस में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जो नेटवर्क होता है वो उनका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी उस नेटवर्क को केवल वही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखिए मैं कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क होता है, यानी वहां पर जितने भी डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, लैन के माध्यम से, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है लैन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। देखिए हम लोग दो तरह के इंटरनेट में सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, एक को कहते हैं सर्च इंजन और दूसरे को कहते हैं ब्राउजर। आपके मोबाइल में भी दिखता होगा, कंप्यूटर में भी दिखता होगा, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि केवल गूगल लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं आप लोग देखे रहेंगे कि गूगल क्रोम लिखा रहता है। ठीक है, तो गूगल क्रोम लिखा रहता है। तो गूगल जो है ये क्या है, एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है।
ठीक है, ये क्या है, वेब ब्राउजर। दोनों में देखिए डिफरेंस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो देखिए यहाँ फायरफॉक्स दिया गया है, गूगल क्रोम दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया गया है, और चौथा दिया गया यूबंटू। तो देखिए हम लोग बहुत से ऐसे कंप्यूटर होते हैं, बहुत से ऐसे लैपटॉप होते हैं कि कुछ फॉर्म को भरने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट में करेक्शन करने के लिए जो है मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मोजिला फायरफॉक्स का, तो ये भी देखिए एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है। उसी प्रकार देखिए अभी मैंने बता दिया आप लोग को गूगल क्रोम भी रहता है। गूगल, बहुत से लोग देखिए गूगल क्रोम में फॉर्म वार्म भरते हैं, कोई प्रिंट करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम में थोड़ा सेटिंग वोटिंग में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फायरफॉक्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह करते समय इसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी इस्तेमाल देखिए क्या किया जाता है, वेब ब्राउजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, यूबंटू जो है वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके आधार पे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूबंटू जो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों नहीं है, ये दोनों क्या है, जो है वेब ब्राउजर हैं। ठीक, आप देखिए आंसर क्या आया, यूबंटू, डी। व्याख्या देखिए, यूबंटू देखिए क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि ब्राउजर। अन्य तीन विकल्प जो हैं वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्राउजर। देखिए इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है और उसमें आपको कुछ इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर का नाम दे देगा, कुछ वेब ब्राउजर का नाम दे देगा और कुछ सर्च इंजन का नाम दे देगा। कभी कभी क्या होता है, गूगल और गूगल क्रोम में भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है लोगों को, तो क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज जाते हैं। उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आपको उसमें से छांटना होता है। तो आप अगर अच्छी तरीके से जानते रहेंगे तो आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी चीजें मैंने अपने क्लास में कराई हुई हैं, आप लोग इन सबको अच्छे तरीके से देख लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं और कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई प्रकार के प्रकार होते हैं। जैसे कुछ होते हैं ओपन सोर्स, यानी जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिया जाता है। बल्कि कुछ और भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप पे करेंगे तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आप केवल इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन से हैं। जैसे देखिए पहला दिया गया विंडोज, दूसरा दिया गया है लाइनक्स, तीसरा दिया गया है मैक ओएस और चौथा दिया गया है एमएस डॉस। तो देखिए विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको देखिए हम अपने हिसाब से कुछ भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, फेरबदल नहीं कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करने के लिए देखिए हमको पेमेंट करना पड़ता है, हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है, लाइनक्स जो है ये देखिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए हमको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक ओएस देखिए ये एप्पल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखिए एमएस डॉस जो है ये भी एक प्रकार का जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाने वाला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप देखिए इसमें हमारा ओपन सोर्स कौन सा हो गया, देखिए लाइनक्स हो गया, बाकी ये सब ओपन सोर्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आंसर तो बी हुआ। देखिए व्याख्या, लाइनक्स देखिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उपयोग कर सकता है, बाकी को कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए आपके इस यूनिट के नाम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीटी आपके इस यूनिट का नाम है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो टी लिखा हुआ है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए जब आप लोग आईसीटी का फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपका इसका अर्थ पता चल जाएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आप लोग को बताया है कि क्या होता है इसका,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना संचार और तकनीक। सूचना संचार तकनीकी, इसको कहीं कहीं देखिए प्रौद्योगिकी भी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो देखिए आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन संचार और टी से टेक्नोलॉजी। तो यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, टी का मतलब ट्रांसमिशन, टी का मतलब ट्रांसफर, सी का मतलब टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसफर भी नहीं होगा, क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा, टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजी। देखिए आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें टी का अर्थ क्या है? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी या तकनीकी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए किससे रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इससे देखिए क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें देखिए क्या है कि एमएस वर्ड होता है, ठीक है, इसका काम अलग होता है। एमएस एक्सेल होता है, इसका काम अलग होता है। ठीक, उसी बात देखिए एमएस डॉक होता है, इसका काम कुछ और होता है। उसी प्रकार से देखिए एमएस पावर पॉइंट भी होता है, ठीक है, इसका भी काम अलग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का उपयोग देखिए हम लोग किसी चीज को लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल का उपयोग देखिए रिपोर्ट बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की फाइल तैयार करने के लिए, डाटा तैयार करने के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। एमएस डॉक का उपयोग भी देखिए लिखने के लिए किया जाता है, फाइल बनाने के लिए किया जाता है। और एमएस पावर पॉइंट का उपयोग देखिए किस लिए किया जाता है? किसी स्लाइड को बनाने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो देखिए यही पूछ रहा है कि पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए देखिए एमएस एक्सेस का प्रयोग किया जाता है, एक एमएस एक्सेस भी आता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑडियो एडिटिंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसको इस प्रकार से देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा ही तैयार किया गया, यानी ये एक प्रकार की स्लाइड है जिसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस्तेमाल के द्वारा बनाया है और फिर आप लोगों को इसको देखिए प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है? ई लर्निंग किसका उदाहरण है, यानी ई लर्निंग इसमें से किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्ययन करना, ई अधिगम किसका उदाहरण है? देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑफलाइन टीचिंग, दूसरा है ट्रेडिशनल लर्निंग, तीसरा है डिस्टेंस एजुकेशन और चौथा है फेस टू फेस टीचिंग। देखिए ऑफलाइन जो टीचिंग होती है वो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमको लर्निंग के बारे में पूछ रहा है। ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं होगी परंपरागत तरीके से। डिस्टेंस एजुकेशन जो है ई लर्निंग का उदाहरण है, यानी जो स्टूडेंट किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं, अपने घर पर बैठ के इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, तो वो जो है डिस्टेंस एजुकेशन यानी ई लर्निंग में आता है। बाकी फेस टू फेस टीचिंग भी नहीं आती। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए उत्तर क्या होगा? सी, डिस्टेंस एजुकेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ई लर्निंग जो है डिजिटल माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की एक विधि है, यानी जो लोग दूरस्थ शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है।
जो छात्रों को देखिए किसी भी स्थान पर उपस्थित हुए बिना सीखने का अवसर देती है, यानी उनको स्कूल कॉलेज में क्लास में नहीं जाना है और अपने घर पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस एजुकेशन के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। ये देखिए आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हम लोग अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी तो देखिए हम लोगों ने इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को देखा और ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये आपको लग रहा हो कि बहुत छोटे छोटे बहुत आसान। क्यों? क्योंकि इनको आप अगर अच्छे तरीके से जानते रहेंगे तो इन्हीं के आधार पर आपको जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, उनको भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया? ब्लूटूथ तकनीक किसका उदाहरण है? तो देखिए ब्लूटूथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे मोबाइल में रहता है। तो देखिए ये भी नेटवर्क से ही रिलेटेड है। ये किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो देखिए इसमें दिया गया है लैन, मैन, पैन, वैन। अभी देखिए मैंने नेटवर्क वाले में बताया था कि ये सब क्या है? नेटवर्क के प्रकार हैं। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए ये सबसे बड़ा होता है, ये देखिए इससे थोड़ा छोटा होता है, ये इससे भी छोटा होता है, और जो पैन होता है ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ये अपना व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। देखिए हम लोग जो अपने मोबाइल में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए ब्लूटूथ तकनीक किसका उदाहरण हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। बाकी ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बता ही दिया अभी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए व्याख्या देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ब्लूटूथ देखिए एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का उदाहरण है, यानी जो सीमित दूरी लगभग 10 मीटर तक डिवाइसेस को वायरलेस रूप से जोड़ता है, यानी एक बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है और केवल 10 मीटर के एरिया में कनेक्ट होता है। देखिए आप अगर अपना ब्लूटूथ किसी को शेयर कर रहे हैं तो व्यक्ति ज्यादा दूर चला जाएगा तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। और आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को कराया है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास भी किया। इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को इन सबको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मैंने क्लासेस कराई हुई हैं। आप लोग यूजीसी नेट वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी क्लासेस कराई गई हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।